वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम पढ़ रहे हैं जो 6 और 12 और 13 नवंबर को 6 पारियों के अंदर जो वनपाल और वन रक्षक का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये रैपिड रिवीजन क्लास है। तो मैंने 4 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ये क्लास नंबर 5 है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं नदियाँ। तो नदियों में सबसे पहले हम कौन कौन सी नदियाँ देखेंगे? काकनी, सोता, घग्गर और झाकम। अंतर्देशीय, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली में नदियां समुद्र या समुद्र में नहीं बहती है, लेकिन वे एक झील या अंतर्देशीय समुद्र में बह जाती है। तो जैसे राजस्थान के अंदर जो नदियों को है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक अरब सागरीय नदियां और एक है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। तो ये अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदियां हैं। काकनी, काकनी नदी जैसलमेर की एक छोटी मौसमी नदी है। छोटी मौसमी नदी मतलब ये बरसात के मौसम में ही बहती है। ये कोटरी गांव के पास से निकलती है और भुज झील में कुछ किलोमीटर बहते हुए ये जाती है। कौन सी झील में? भुज झील में। भुज झील के अंदर कहाँ से? जैसलमेर की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सोता। जो सोता नदी है ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से। ये अलवर जिले के बहरोड में साहिबी नदी में गिरती है। कौन सी नदी में गिरती है? साहिबी नदी के अंदर गिरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है और 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। घग्गर हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज की कालका पहाड़ियों से निकलती है। यह अंबाला, पटियाला और हिसार जिलों से होकर बहती है। यह राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होकर यह बहती है। यह पाकिस्तान के भावलपुर जिले में रेत के टीलों में खो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी के बारे में। फिर है झाकम नदी। तो झाकम नदी है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के दक्षिण पश्चिम से ये निकलती है। तो ये झाकम नदी है प्रतापगढ़ के जो दक्षिण में छोटी सादड़ी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती हैं। उदयपुर जिले के पहाड़ी इलाकों से होकर ये बहती है। कहाँ से? उदयपुर जिलों के पहाड़ी इलाकों से। यह बिलारा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है। कौन सी? सोम नदी में मिल जाती है। जाखम परियोजना के तहत इस नदी पर बांध बनाया गया है। तो जाखम परियोजना है वो इस नदी के ऊपर जाखम परियोजना के तहत जो जाखम नदी है इसके ऊपर बांध बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नदियों का तो यही है कि ये कहाँ से निकलती है और कौन सी झील के अंदर गिरती है, बेसिक आपको याद रखना होता है। और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है तो यही आपको याद रखना होता है। फिर है बोलियां। तो बोलियां भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर। इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मेवाती बोली। और जो मेवाती बोली है ये हरियाणवी, ब्रज और मरु भाषा का मिश्रण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेवाती बोली है ये कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण है, या ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हरियाणवी, ब्रज और मरु भाषा का मिश्रण इनमें से कौन सी बोलियां हैं? तो मेवाती बोली है। यह बोली राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बोली जाती है। संत चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई इसी भाषा में अपनी पुस्तकें लिखे थे। तो कौन कौन ने किन किन लोगों ने मेवाती भाषा के अंदर पुस्तकें लिखी? तो संत चरणदास जी ने, लालदास जी ने, दयाबाई, सहजोबाई ने इनमें अपनी पुस्तकें लिखी। यह बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषाओं के बीच में सेतु का काम करती है। तो वह बोली कौन सी है? तो वो बोली हो जाएगी हमारी मेवाती बोली। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा मालवी बोली। तो जो मालवी बोली है वो राजस्थान के कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में बोली जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। जो मेवाड़ी बोली है वो राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों में बोली जाती है। यानी कि बेसिकली राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये बोली जाती है। पंजाबी बोली कहाँ बोली जाएगी? तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जो पंजाबी बोली हनुमानगढ़, गंगानगर वाले जो इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पर ये बोली जाती है क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर लगता है किसका? पंजाब। नेक्स्ट है राजस्थान रोड विजन 2025। तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य राजस्थान सरकार की दीर्घकालिक सड़क जाल विकास योजना कौन सी है? राजस्थान रोड विजन 2025। क्या है ये? लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? लोक निर्माण विभाग के द्वारा। इसका उद्घाटन 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों तक, मतलब जैसे 2000 के बाद 2001 आता है तो 2001 से लेकर 2025 तक राज्य में सड़क जाल की स्थिति में सुधार के लिए किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में सड़क की गुणवत्ता में सुधार लाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। परियोजना को 2 चरणों में लागू किया गया था।
पहले 15 वर्ष मतलब 2001 से 2015 तक वर्षों में सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा और अगले 10 साल में मतलब 2015 से 2025 तक राज्य के अंदर एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और 4 लेन हाईवे का निर्माण पर केंद्रित यह रोड विजन 2025 होगी। तो ये ऐसे ये 2 भागों में विभाजित है, 2 चरणों में लागू होगी। जो पहला चरण तो इसका समाप्त हो चुका है, तो ये अभी सेकंड चरण चल रहा है राजस्थान रोड विजन 2025 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है, अब जैसे राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल का 66% भाग राजस्थान के अंदर पड़ता है और थार का मरुस्थल धीरे धीरे विस्तार हो रहा है क्योंकि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे अवशिष्ट होती जा रही है, मतलब कमज़ोर होती जा रही है और उनके बीच से निकल कर जो मरुस्थल है वो अजमेर, जयपुर, अलवर यहाँ पर फैल रहा है। तो बेसिकली जो मरुस्थल के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, तो मरुस्थलीकरण के जो कारण होते हैं वो जैसे कि उच्च तापमान, हवा के उच्च वेग, कम वनस्पति, उच्च वर्षा, अत्यधिक चराई या उच्च वर्षा की जगह हाँ उच्च वर्षा सही है क्योंकि ज़्यादा वर्षा होगी तो कटाव होगा मिट्टी का और मिट्टी का कटाव होगा तो मरुस्थलीकरण आएगा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, मिट्टी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तनशीलता मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन कारणों के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनको टिक कीजिए। तो ये सारे कारक आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? उच्च तापमान, हवा के उच्च वेग, कम वनस्पति, उच्च वर्षा, अत्यधिक चराई, अप्राकृतिक संसाधनों का दोहन, मिट्टी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तनशीलता मुख्य कारक है। थार रेगिस्तान को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो भारत में 4 राज्यों में कौन कौन से में फैला हुआ है? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। राजस्थान का थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एरिडिसोल और एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1 लाख किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र के साथ चलने वाली एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। यह सतलज नदी से निकलकर पूर्व में अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में लवन कच्छ, जिसे कच्छ के विशाल रण के रूप में जाना जाता है, से घिरा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो थार के मरुस्थल के पूर्व में क्या है? तो अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में क्या है? तो कच्छ का रण है। वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पर 20 से 25 mm होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, 20 से 50 mm। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा परियोजना है। तो परियोजना में जैसे सबसे पहले है जाखम बांध परियोजना। तो जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ जिले के जनजातीय क्षेत्र परियोजना द्वारा सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करेंगे। किसके द्वारा? जाखम बांध के द्वारा। यह परियोजना प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर बनी है। एक पिकअप बांध नगरिया गांव के नीचे की ओर जाखम बांध में बनाया गया है। तो इसके ऊपर 2 बांध है, एक तो जाखम बांध है जाखम नदी के ऊपर और एक है पिकअप बांध। कौन सा? पिकअप बांध। नेक्स्ट है सोम कमला अंबा परियोजना। कौन सी? सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले के कमला अंबा गांव में है। आदिवासियों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सोम नदी पर यह परियोजना लागू की गई है। सोम कमला अंबा परियोजना। बांकली बांध बांकली बांध कहाँ पर है? तो ये जालोर के बांकली गांव में सुकड़ी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? सुकड़ी नदी के ऊपर है। और सुकड़ी नदी कहाँ पर है? जालोर के अंदर। जालोर को सिंचाई सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है मोरेल बांध। तो मोरेल बांध सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर स्थित है। तो सवाई माधोपुर के अंदर मोरेल नदी के ऊपर स्थित है और इसका पानी सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो मुख्य परियोजना है राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की सर्वाधिक कमी होने के कारण जो कृषि के लिए है वो ये परियोजनाएं बेसिकली कृषि के लिए उपयोगी है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा क्या है? पशु और जनसंख्या लाखों के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है इसके अंदर कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए या आरोही क्रम में लगाइए उनकी संख्या के अनुसार। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या के ऊपर जनसंख्या में अगर कोई पशु पाया जाता है तो वो है बकरी, जो 20.84 लाख की संख्या के अंदर है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है मुर्गी पालन। कौन सा आता है? मुर्गी पालन, जो 14.6 लाख है। तीसरे नंबर पे आता है गाय, चौथे नंबर पे भैंस और 5वें नंबर पे भेड़, 6ठे नंबर पे ऊंट और 7वें नंबर पे आता है घोड़े और टट्टू। तो ये आपको ध्यान रखना है। संख्या के वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए या आरोही क्रम में लगाइए। तो यह आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बकरी, फिर मुर्गी पालन, फिर गाय, फिर भैंस, भेड़, ऊंट और घोड़े और टट्टू।
फसल और अधिकतम उत्पादन उनका कहाँ होता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मक्का होती है तो मक्का भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम उत्पादन होता है मक्का का। चावल का बूंदी के अंदर होता है। बाजरे का अलवर और जयपुर के अंदर होता है। ज्वार का अजमेर के अंदर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मक्का का अधिकतम उत्पादन कौन से जिलों में होता है, चावल का कौन से जिलों में होता है, बाजरे का कौन से जिलों में होता है, ज्वार का कौन से जिलों में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी मृदाएं मतलब मिट्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि एडिसोल, एल्फिसोल, एंटीसोल, इनसेप्टिसोल और वर्टिसोल ये प्रमुख मृदाएं होती हैं राजस्थान के अंदर जो आपको पढ़नी है। मृदा सर्वेक्षण कर्मचारी वर्ग द्वारा 1976 में मृदा वर्गीकरण की एक नई प्रणाली विकसित की गई थी। इस नई प्रणाली में 10 मिट्टी के अनुक्रम हैं। इन महान समूहों को फिर वंश और श्रृंखला में विभाजित किया गया है। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी केवल 5 अनुक्रम से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नई प्रणाली है उसके तहत राजस्थान की जो अधिकांश मिट्टी है उसको 5 अनुक्रम में 5 चरणों में विभाजित किया गया है। जिसमें सबसे पहले है कौन सी? सबसे पहले है एरिडीसोल। ये अरावली, धुरी और अलवर, जयपुर और अजमेर जिलों के कुछ हिस्सों से विभाजित राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है जैसे कि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये इसके अंदर एरिडीसोल मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है? मरुद्भिद, या जिसको जीरोफाइट्स भी कहते हैं। एल्फिसोल, तो जो एल्फिसोल मिट्टी है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के कुछ हिस्से। तो एल्फिसोल जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है? स्टेपी। तो ये जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। एंटीसोल मिट्टी राज्य की प्रमुख मिट्टी है, मतलब सर्वाधिक अगर इस क्षेत्र में कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो है एंटीसोल मिट्टी। पश्चिमी आधे हिस्से के सभी जिले ये मृदाएं कुछ या बड़े हिस्से में फैली है। फिर नेक्स्ट हमारी इंसेप्टिसोल। सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ के कुछ भागों में और अरावली के तलहटी के साथ साथ भी ये मिट्टी पाई जाती है। वर्टिसोल, तो वर्टिसोल झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, एक तो की नई प्रणाली के तहत जो राजस्थान की अधिकांश मिट्टी है वो 5 अनुक्रम है। किस 5 अनुक्रम है? कौन कौन से? एरिडीसोल है, एल्फिसोल है, एंटीसोल है, इंसेप्टिसोल है और वर्टिसोल है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है बांध, तो प्रमुख बांध है जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जवाई बांध, तो जवाई बांध पाली में स्थित है। तो आपसे जिला पूछा जा सकता है कि जवाई बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो वो है पाली के अंदर। तो जवाई बांध है पाली के अंदर। यह बांध जवाई नदी के तट पर स्थित है। इस बांध को मारवाड़ के अमृत सरोवर के रूप में भी जाना जाता है। तो कई बांधों की उपनाम है, जैसे कि जवाई बांध का उपनाम क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के अमृत सरोवर के रूप में किस बांध को जाना जाता है, तो वो है जवाई बांध, और यह पाली जिले के अंदर है और यह जवाई नदी के ऊपर। फिर है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध ये कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है और ये खारी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर? खारी नदी के तट पर स्थित है। और इस बांध को अजमेर के समुद्र के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से बांध को अजमेर के समुद्र के रूप में जाना जाता है, तो वो है नारायण सागर बांध। और कौन सी नदी के ऊपर है? तो यह है खारी नदी के ऊपर। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि मैंने टॉपिक वही उठाए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है चाकन बांध, तो चाकन बांध बूंदी में स्थित है और यह चाकन नदी के किनारे पर स्थित है। यह एक मिट्टी का बांध है। किसका बांध है? मिट्टी का बांध। फिर है कानोता बांध। कानोता बांध जयपुर के अंदर है। यह बांध राजस्थान का सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला बांध है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा बांध है जहां सर्वाधिक मात्रा में मछली का उत्पादन किया जाता है, तो वो है कानोता बांध। और ये कहां पर है? और ये जयपुर जिले के अंदर है। फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पाली को पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। तो कौन से जिले को उपलब्ध नहीं होता है? तो पाली को नहीं होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला है जिसमें जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी प्राप्त नहीं करता है। तो वैसे तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो 7 जिलों को पानी उपलब्ध कराता है। कौन कौन से हैं वो 7 जिले? तो बाड़मेर है, बीकानेर, तो बाड़मेर बीकानेर, चूरू हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी प्राप्त करते हैं, ये 7 जिले।
तो इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर देखिए, तो ऊपर क्या है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। फिर आ जाइए बीकानेर में, तो बीकानेर के बाद कौन सा आता है, फिर जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आता है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद उधर हनुमानगढ़ के नीचे क्या है, चूरू है, और चूरू के बाद इधर जैसलमेर के पूर्व में कौन सा है, जोधपुर है। तो ये 7 जिले हैं जो जहाँ से इंदिरा गांधी नहर से पानी प्राप्त करते हैं। इनके अलावा जितने भी जिले आएंगे वो पानी प्राप्त नहीं करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जिला है इनमें से जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी प्राप्त नहीं करता है। फिर इंदिरा गांधी नहर के बारे में देख लेते हैं कि ये कब बनी थी। पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था ये, तो इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वह कौन सी नहर है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर। यह भारतीय राज्य पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके में हरिके बैराज से शुरू होती है और राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं के साथ समाप्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर, अब कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से बीकानेर जिला दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। तो कई बार ऑप्शन में क्या होता है, सबसे बड़ा जिला ना देकर आपको ऑप्शन दे देता है और उसमें से आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा जिला है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे जैसलमेर है, दूसरे नंबर पे बीकानेर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ही धौलपुर सबसे छोटा जिला भी है। धौलपुर सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 3084 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3084 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान में 7 संभागों के भीतर 33 जिले हैं। कितने जिले हैं राजस्थान के, 33 जिले हैं, जो आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा है, तो वो है प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट हमारा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। क्या है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो ये कहां पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। इसमें राजस्थान के 6.25% जंगल शामिल है। कितने जंगल शामिल है, 6.2% जंगल शामिल है। वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। यह प्रकृति में अल्प है। इस जंगल में जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है जिसको मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं। खेजड़ी, रोहिड़ा और जाल के जंगल मौजूद प्रमुख पेड़ है। इस जंगल के अंदर खेजड़ी, रोहिड़ा और जाल जो है वो प्रमुख पेड़ है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य पेड़ है और रोहिड़ा राज्य पेड़ है। तो आपको ध्यान रखना है। खेजड़ी से आपको क्या याद आता है, खेजड़ी से विश्नोई समाज याद आता है। और विष्णु समाज की वह कौन सी महिला थी जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए खेजड़ी के पौधों को बचाने के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र और वन के प्रकार, मतलब कौन से राजस्थान के किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर के अंदर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। माउंट आबू और सिरोही के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे बारिश भी होती है और ऊंचाई अधिक होने के कारण नमी भी बरकरार रहती है। कोटा और झालावाड़ में सूखे सागौन के जंगल होते हैं, सूखे सागौन के जंगल, और सागौन का पेड़ काफी मजबूत होता है जिनको बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी काम में लिए जाते हैं, फर्नीचर के अंदर। उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चंबल नदी, तो चंबल नदी इंपोर्टेंट नदी होने के साथ साथ ये कहाँ से निकलती है गले में क्या है, सर्दियों में दिक्कत रहती है यार। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महू दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी की जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये कौन सी नदी है जो जनापाव मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, तो वो है हमारी चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंत में यमुना में मिल जाती है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज चंबल नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण बांध हैं। चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में होकर ये बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अंत में कहाँ मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज चंबल नदी पर महत्वपूर्ण निर्मित बांध है।
और चंबल जो नदी है वो यमुना की मुख्य सहायक नदी है। नेक्स्ट है माही नदी। तो माही नदी है मध्य प्रदेश में विंध्य की पहाड़ियों से, माही काटा पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से होकर बहती है। यह गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में मिल जाती है। तो ये एक अरब सागरीय नदी है। सोम, जाखम, मोरेल, अनस और भद्र माही नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सोम, जाखम और माही के संगम पर डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। गुजरात में महीसागर जिले का नाम माही नदी के नाम पर रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जाखम जलाशय, पानम बांध, माही बजाज सागर परियोजना और कडाना परियोजना माही नदी पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट है काली सिंध नदी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली के पास विंध्य से निकलती है। यह राजस्थान के बरन, झालावाड़ और कोटा, बरन ये यहाँ पे 12 है। ठीक है, क्या है? 12। तो ये राजस्थान के 12, झालावाड़ और कोटा जिलों से होकर गुजरती है। और कोटा जिले में चंबल नदी नोनेरा गांव पर मिलती है। आहू, निवाज और परवान नदियां काली सिंध की मुख्य सहायक नदी हैं। कौन कौन सी? आहू, निवाज और परवान नदियां। पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के भुंतर में व्यास नदी में मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माही परियोजना, तो ये माही नदी पर निर्मित है। राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त बहुउद्देशीय उपक्रम है। यह परियोजना माही नदी के पानी के उपयोग के लिए बनाई गई है। इससे सिंचाई होगी और बिजली भी बनेगी। दोनों राज्यों के बीच 1966 में यह समझौता हुआ था। तो परियोजनाएं आपसे पूछी जा सकती है कि कौन कौन से राज्यों के बीच के अंदर है। तो ये इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो माही परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच 1966 में हुए एक समझौते के तहत ये एक बहुउद्देशीय उपक्रम है। माही बजाज सागर बांध, माही नदी के पार पर एक बांध है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण के अंदर जो बांसवाड़ा जिला है उसके अंदर माही बजाज सागर बांध स्थित है। इसका निर्माण 1972 से 1983 के बीच किया गया था और यह जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के उद्देश्य से बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है माही बजाज सागर बांध। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो लंबा अगर है तो वो माही बजाज सागर बांध है और बड़े के रूप में अगर पूछें तो ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो वो है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। यह राजस्थान के 12 जिले में तहसील छबड़ा के चौकी मोतीपुरा में स्थित है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास सारणी शहर में स्थित है। बांस का जंगल, किसका जंगल? बांस का। तो बांस के वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को बांस के वनों के रूप में भी जाना जाता है और इसी के आधार पर जो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसका नाम भी बांसवाड़ा पड़ा। इस जंगल के फलने फूलने के लिए वर्षा की प्रचुरता प्रमुख कारण है। ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा और सिरोही जिलों में प्रचलित है। धवरा, सागौन, डोकरा और अन्य पेड़ भी यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बांस को आदिवासी लोगों का हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बांस को आदिवासियों मतलब कौन से वृक्षों को आदिवासियों के गोल्ड, ग्रीन गोल्ड या हरा सोना कहा जाता है, तो वो है बांस। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में कोटा, बूंदी, बारां शामिल है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी में चूना, फॉस्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी के अंदर किसकी कमी होती है, तो चूने की, फॉस्फोरिक अम्ल की और ह्यूमस की। इसकी बनावट नम मिट्टी से रेतीली होती है। ऊपरी मिट्टी में कंकड़ होते हैं जो रेत या रेतीली मिट्टी पर स्थित होते हैं। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू सहित कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब काली मिट्टी के अलावा लाल मिट्टी भी होती है। अब जो लाल मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिणी जिलों जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लाल मिट्टी के अलावा जो भूरी मिट्टी होती है, ब्राउन मिट्टी,
वो टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी कंबाइंड रूप से पाई जाती है, वो कहाँ पर? उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों के पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है। तो ये प्रमुख मिट्टियां हैं जो हमने देखी, और कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं ये भी हमने देखा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किन जिलों में पाई जाती है, भूरी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, इनके अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं हम प्रमुख किले। तारागढ़ किला। तारागढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। प्राचीर के अंदर ठोस चट्टान से तराशे गए विशाल जलाशय और भीम बुर्ज स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से किले के अंदर विशाल जलाशय और भीम बुर्ज स्थित है, तो वह है तारागढ़ का किला, जिस पर प्रसिद्ध तोप का निर्माण किया गया है। 1426 फुट की ऊंचाई पर निर्मित यह एक उच्च कोटि की पेंटिंग गैलरी है, जहां से भित्ति चित्रकला की बूंदी शैली की उत्पत्ति हुई थी। इसे बूंदी का किला के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से किले को बूंदी के किले के रूप में जाना जाता है, तो वो है तारागढ़ किला। एक तारागढ़ किला और है, वो कहां पर है? वो है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है आमेर का किला। तो आमेर का किला कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ये इसको अंबर का किला, जयपुर राजस्थान में स्थित एक किला है। आमेर और अंबर किले का शहर मूल रूप से मीणाओं द्वारा बनाया गया था और बाद में इस पर राजा मानसिंह प्रथम का शासन हो गया। आमेर किला अपने कलात्मक शैली तत्वों के लिए जाना जाता है। अपने विशाल प्राचीर, द्वारों और उपलिखा पथ की श्रृंखला के साथ किला से मावटा झील के दर्शन होते हैं, जो आमेर हवेली के जल का मुख्य स्रोत है। मावटा आपने देखा होगा, जिसके अंदर बरसात में और सर्दियों में जो बारिश होती है वो वहां से आकर इकट्ठे हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला जैसलमेर शहर में स्थित है, ये आपको पता ही है। यह विश्व के जीवित किलों में से एक माना जाता है, जैसे कारकेसन और फ्रांस, जो कारकेसन का किला है फ्रांस के अंदर, उससे इसका तुलना की गई है, क्योंकि पुराने शहर की लगभग 1/4 आबादी अभी भी किले के भीतर रहती है। मतलब जो जैसलमेर का किला है उसके अंदर 1/4 आबादी अभी भी किले के अंदर रहती है। कहा जाता है कि जैसलमेर की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए किले की दीवारों के बाहर पहली बस्तियां 17वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मतलब अब आबादी बढ़ गई थी और आबादी को बसाने के लिए जैसलमेर के बाद बाहर जो पहली बस्ती बसाई गई थी वो 17वीं शताब्दी में बसाई गई थी। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो वो है जोधपुर के अंदर। और ये किसने बनवाया था? ये 1459 में राव जोधा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? 1459 में राव जोधा ने। यह मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी सीमाओं के अंदर कई गूढ़ महल हैं जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए जाने जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो मेहरानगढ़ का किला है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? तो ये हमने देखे प्रमुख किले। फिर नदियां फिर से आ गई, तो एक बार नदियों को फिर से देख लेते हैं। फिर बेड़स नदी। तो बेड़स नदी कहाँ पर है? यह उदयपुर जिले में गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। यह बनास नदी की मुख्य सहायक नदी है। कौन सी नदी की? बनास नदी की। यह उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। यह उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा 4 जिलों से होकर बहती है। तो बेड़स नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो वो 4 जिलों से होकर बहती है। बेड़स नदी का संगम भीलवाड़ा जिले के बिगोड़ गांव के पास मांडलगढ़ तालुक के बनास नदी के पास है। चित्तौड़गढ़ शहर का किला बेड़स नदी के किनारे स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ जो शहर का जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो बेड़स नदी के किनारे है। बेड़स नदी की प्रमुख सहायक नदियों में ओराई, वागली वेगन और गंभीरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लूनी नदी। तो लूनी नदी की उत्पत्ति नागा पहाड़ियां राजस्थान से होती है। इसकी सहायक नदियां लीलड़ी, गुइया, बांदी, जिसको हेमावास भी कहते हैं, सुकड़ी, जमाई, खारी, बांदी, सुकड़ी बंदी और सगी। बांध इसके ऊपर दांतीवाड़ा और सीपू बांध है और जल विसर्जन ये कच्छ के रण में करती है। चंबल नदी के बारे में हमने देख लिया, ये मध्य प्रदेश के विंध्य रेस के दक्षिण डला जनापाओं की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियां सिपरा, बनास, पार्वती, मेज, काली सिंध है। बांध इसके ऊपर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज है। जल विसर्जन मतलब अपना जल कहाँ गिराती है? ये उत्तर प्रदेश के भरे के पास यमुना में गिराती है और यमुना की ये महत्वपूर्ण सहायक नदी है। साबरमती नदी, इसकी उत्पत्ति राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से होती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो वत्रक, वकाल, हाथमती, हरनाव, सेई, सीरी, धामनी नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके ऊपर बांध जो कौन सा है वो है धारोई बांध। कौन सा बांध है? धारोई बांध। और ये अपना जल खंबात की खाड़ी के अंदर गिराती है। तो ये हमने देख ली प्रमुख नदियां, और जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें अंदर कवर कर लिया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आगे ऐसी क्लास और लानी है या नहीं लानी। थैंक यू सो मच।